प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। तो ये आपका अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ना होता है। सिविल और मैकेनिकल को जो है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। वही अगर इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए तो आपका जो है सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो अलग अलग ब्रांचेस के कैंडिडेट को अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ने होते हैं। तो आप किसी भी सेमेस्टर्स में हो, आपका जो क्वेश्चंस होता है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का, वो लगभग सेम तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही पढ़ना रहता है। बस क्वेश्चंस का तरीका पूछने का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का 2023 का पेपर मैं लेकर आया हूँ, और ये पेपर जो है सिविल इंजीनियरिंग का है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं और आपके पास भी बायोलॉजी का पेपर है, तो आप हमें शेयर जरूर कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन जो है उस पेपर का प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन है आपका एमसीक्यू का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहाँ पे लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है? ग्रेना में। कहाँ पे? ग्रेना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है, कोविड 19 इज ए। कोविड 19 क्या है? तो एक वायरस है। क्या है? कोविड 19 जो है एक वायरस है। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी रिएक्शन इज ऑलवेज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी रिएक्शन जो है हमेशा क्या होता है? तो हमेशा जो है आपका निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज ए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू। जेनेटिक इंजीनियरिंग किससे रिलेटेड है? तो प्लाज्मिड से रिलेटेड है। सिंपलेस्ट अमोनिया एसिड इज। जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो क्या है? तो ग्लिसीन। ग्लिसीन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन दिस एक्सपेरिमेंट। यानी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें किस तरीके का पी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसे इंक्लूड नहीं किया गया? तो वो है आपका पोड लेंथ। क्या है वो आपका? पोड लेंथ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट ड्यू टू, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण से प्लांट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्यूरिन बेसेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। विच ऑफ फॉलोइंग प्यूरिन बेसेस आर इज प्रेजेंट इन आरएनए? तो वो है आपका ग्वीनिन। क्या है? ग्वीनिन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज ए सॉल्युबल इन वाटर। तो गलत। क्लोरोफिल जो है सॉल्युबल नहीं होता है पानी में। अगला क्वेश्चन है, अब जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि व्हाट इज नीड ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। जो बायोलॉजी होता है उसको इंजीनियर्स को पढ़ने की जरूरत क्यों है या क्या है? तो सबसे पहला जो जरूरी है वो इंजीनियर्स को वो कई सारे बेनिफिट इससे मिलते हैं देखने को, जैसे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इंजीनियर्स वर्किंग इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल फील्ड नीड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल फील्ड्स में जो भी इंजीनियर्स काम करते हैं
उनको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जानना जरूरी है टू डिजाइन एंड डेवलप मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बायोलॉजी का नॉलेज जरूरी है ताकि जो इंजीनियर्स हैं वो इकोसिस्टम, माइक्रोबियल प्रोसेस और इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन को समझ सके और उसका क्या कंसिडरेबल सॉल्यूशंस हो सकता है, किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं, उसका वो सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से खोज सके। इसलिए इंजीनियर्स को बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। तीसरा, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अगर बात किया जाए तो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जैसे ग्रेप्स ऑफ प्लांट, जेनेटिक्स, ताकि क्रॉप का जो यील्ड्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया जा सके या फार्मिंग टेक्निक्स जो है उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, इन तमाम चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी उस फील्ड से रिलेटेड इंजीनियर्स होते हैं, उनको बायोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें से क्या होता है कि जो इंजीनियर्स जो भी इसमें वर्क करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल डाटा क्या होता है, किस तरीके से वो प्रोसेस करता है और कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करें ताकि एक प्रॉपर एल्गोरिदम के बेसिस पे वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सके। तो इन सारी प्रोसेस के लिए बायोलॉजी का नॉलेज होना इंजीनियर्स के पास बहुत जरूरी है। ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग, बायोलॉजी से जो इंजीनियर्स होते हैं वो एर्गोनोमिक या यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के साथ साथ जो हमारा कस्टमर्स होगा उसके लिए भी सही होना चाहिए, है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी और कॉग्निटिव कैपेबिलिटी भी देखना है। तो इन तमाम चीजों के लिए इंजीनियर्स को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का नॉलेज इन तमाम कारणों के कारण से होता है। इसके अलावा जो इंजीनियर्स आपका मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं या हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं या उसके साथ काम करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स कैसे जो है वर्क करता है और मेडिकल नीड्स या ह्यूमन बायोलॉजी को किस तरीके से कॉम्पैक्टिबल बनाया जा सके, डिजाइन किया जा सके, ये भी जो है आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो ये तमाम कारण हैं जिसके कारण से एवरी इंजीनियर्स को, जो भी फील्ड, अलग अलग फील्ड्स मैंने बताया, उसमें बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे बात आती है मेडिकल डिवाइसेस की। तो मेडिकल इक्विपमेंट या डिवाइसेस कौन बनाएगा? तो एक मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाएगा। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ओके। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर वो कोई डिवाइस बनाया और उसके कारण से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो वो तो दिक्कत वाली बात है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। अगर मानकर चलो सिविल इंजीनियर्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो कई सारे इंडस्ट्रीज बनते हैं, है ना, या फिर कई अगर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सपोज दैट, तो उसमें कौन सा कंपोजिशंस, रॉ मटेरियल्स मिलाएं ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूट कर सकें। इसके अलावा और भी कई सारे कंस्ट्रक्शंस वर्क होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को देखते हुए काम किया जाता है। तो उसमें भी यानी जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको भी जो है बायोलॉजीज का नॉलेज यहाँ पे
होना जरूरी है, ताकि अगर कोई कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, किसी भी वर्क हो रहे हैं किसी भी, तो उससे पॉल्यूशंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या पॉल्यूशन ज्यादा होगा या नहीं होगा, या किस तरीके से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, ये सारी चीजें। आप अगर 8th सेमेस्टर में जाओगे या 7th सेमेस्टर में जाओगे, तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट्स है वो आपका इलेक्टिव पेपर है। उसमें भी एक सब्जेक्ट आएगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, या फिर आपका सब्जेक्ट आएगा इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज। इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में भी। तो इन्वायरमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए जितने भी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के, लगभग सभी ब्रांचेस को बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स आपका पढ़ना है, क्योंकि हर किसी का जिस फील्ड में वो काम करेगा उस फील्ड से वो रिलेटेड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है, कंपेयर द वर्किंग फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन आई एंड कैमरा। ह्यूमन आई यानी हमारा जो आंख है वो, और जो मोबाइल या फोन का जो भी कैमरा होते हैं वो किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, या नॉर्मल जो कैमरा होता है उस किस तरीके से काम करता है। देखो, अगर ह्यूमन आई और कैमरा के बारे में बात किया जाए, तो लाइट की जो एंट्री होती है वो कोर्निया और प्यूपिल के थ्रू होता है ह्यूमन आई में। लेकिन कैमरा में बात किया जाए तो वो लेंस और अपर्चर के थ्रू होता है। अगर बात किया जाए ह्यूमन आई के लेंस फंक्शंस की, तो फोकस करता है लाइट को ऑन टू रेटिना ह्यूमन आई में, और कैमरा में फोकस करता है ऑन टू फिल्म और सेंसर। इमेज फॉर्मेशन की बात किया जाए ह्यूमन आई में, तो रेटिना पे आपका फॉर्म होता है, और फोटो रेक्टिव विच है फोटो रिसेप्टर्स होता है जो कि, और वही कैमरा में जो हमारा इमेज होता है वो फॉर्म होता है फिल्म के ऊपर और डिजिटल सेंसर के ऊपर। जो लेंस चेंज होता है शेप्स टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो एकोमोडेशंस होते हैं ह्यूमन आइज में। लेकिन कैमरा में क्या होता है, लेंस मूव्स क्लोजर एंड फर्दर फ्रॉम फिल्म और सेंसर टू फोकस, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए हमारा क्लोज या फार्देस्ट जो है वो फिल्म या सेंसर्स की मदद से मूव करता है। लेकिन ह्यूमन आई में वो ऑटोमेटिक, कौन सा ऑब्जेक्ट नजदीक है कौन सा ऑब्जेक्ट दूर है, वो अपने अनुसार एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कैमरा में हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि इतना दूर रखना है ऑब्जेक्ट को, इतना नजदीक रखना है ऑब्जेक्ट को। इमेज प्रोसेसिंग जो है, रेटिना जो है कन्वर्ट करता है लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो सेंड करता है ब्रेन को। लेकिन वही कैमरा में बात किया जाए तो फिल्म कैप्चर करता है इमेज को केमिकली, और फिर सेंसर कैप्चर करता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली। जो हमारा यहाँ पे कलर डिटेक्शन है वो कौन करता है ह्यूमन आई में, तो कोन्स ऑन रेटिना डिटेक्ट डिफरेंट कलर्स। लेकिन आपका जो कैमरा होता है उसमें कलर सेंसर जो है आपका सेंस करता है डिफरेंट कलर्स को। एडजस्टिंग एक्सपोजर्स, जो प्यूपिल होता है वो एडजस्ट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। लेकिन अगर बात की जाए कैमरा में, तो वो एपर्चर जो होता है वो एडजस्ट करता है कंट्रोल अमाउंट ऑफ इंटरिंग कैमरा। मतलब लाइट का जो इंटरिंग होता है अमाउंट को, वो कौन करता है, अपर्चर जो है एडजस्ट करता है। फील्ड ऑफ व्यू अगर बात किया जाए, तो हमारा वाइड फील्ड होता है व्यू का ड्यू टू आई पोजीशंस एंड पेरिफेरल विजन्स। लेकिन कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो डिपेंड करता है कि लेंस कैसा यूज किया गया है उसके बेसिस पे। डायनेमिक रेंज अगर बात किया जाए ह्यूमन आइज की, तो वो एबल होता है टू एडजस्ट द डिफरेंट लाइट कंडीशंस। बट जो हमारा कैमरा होता है उसका जो डायनेमिक रेंज होता है वो लिमिटेड होता है, बिकॉज ऑफ सेंसर कैपेबिलिटीज एंड सेटिंग के ऊपर। इसके अलावा जो डेप्थ
परसेप्शंस होते हैं वो भी अचीव किया जाता है ह्यूमन आई में थ्रू बाइनोक्यूलर विजन्स एंड ब्रेन प्रोसेसिंग के कारण से। लेकिन अगर बात किया जाए कैमरा में तो वो अचीव किया जाता है थ्रू लेंस एडजस्टमेंट और स्टेरियोस्कोपिक टेक्निक्स की मदद से। तो ये क्वेश्चंस जो कि मैं यहाँ पे आपको करवाया, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आया हो। अगर इन क्वेश्चंस में किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन्स रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेफिनेटली इसके बेसिस पे आपको जो है और भी बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।